आप नेटवर्किंग सेशंस में जाते हैं और उन्हीं लोगों के साथ गपशप करके कॉफ़ी पी के वापस आ जाते हैं जिनको आप सालों से जानते हैं। लिंक्डइन पर जो लोग लगाते हैं एक टाइटल ओपन टू वर्क इन देयर प्रोफाइल, हाउ डू यू परसीव, हाउ डू यू सी दिस काइंड ऑफ प्रोफाइल? अगर आप 40 के बाद सीनियर पोजीशंस पे चले गए हैं देन यू कैन कैरी ऑन। लेकिन अगर आप इस वक्त अभी मैनेजरियल पोजीशंस पे ही हैं और आप उस वक्त एंटर होना चाहते हैं तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट मार्केट। अगर कोई शख्स यूएई में मूव करना चाहता है, एक कितनी सैलरी में होनी चाहिए इस वक्त? कभी कभी आपको कैलकुलेटेड रिस्क भी लेना पड़ता है। लोग क्या गलती कर रहे हैं या क्या आप एडवाइस करेंगे उनको जॉब ढूंढने के लिए, रिक्रूटर को कैसे अप्रोच किया जाए? दे वांट पीपल हु आर प्लग एंड प्ले। वो कह रहे हैं हमारे पास सिखाने का टाइम नहीं है। थिंक पैसिव कैंडिडेट्स हु आर नॉट ऑन अ वेरी एक्टिव लुकआउट आर यूजुअली मोर इन डिमांड बिकॉज ऑफ द क्वालिटी दे पोजेस। आज की पॉडकास्ट जो है थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है क्योंकि इसमें जो हमने जिन साहब को इनवाइट किया है वो हैं तो एचआर के आदमी, लेकिन मैंने उनको काम करते हुए देखा है। उनको ऐसा लगता है कि तमाम पीसेस जब तक कनेक्ट नहीं करते कंपनी के, फाइनेंस, सप्लाई चेन, एचआर, मार्केटिंग, एचआर भी कंप्लीट नहीं होता। ही इज़ नॉट अबाउट एचआर, दिस इज़ अबाउट द माइंडसेट ही इज़ वर्किंग इन हिज कंपनी। आज की पॉडकास्ट में हम सिर्फ इनके बारे में बात नहीं करेंगे, इनके जर्नी के, बल्कि हम जानेंगे कि मिडिल ईस्ट में जॉब के क्या चैलेंजेस हैं, इसमें पर्सनल ब्रांडिंग कितनी काम करती है, नेटवर्किंग कितनी काम करती है आपकी जॉब हासिल करने में, क्योंकि ये टेबल की उस तरफ बैठे होते हैं और हम टेबल के इस तरफ होते हैं। तो आज हम उनको लेके आए अपने पॉडकास्ट में और बहुत सारे सीक्रेट जानने की कोशिश करेंगे जो आम आदमी को नहीं पता होते हैं। तो मुलाकात करते हैं शाहरुख मसूद से। अस्सलाम वालेकुम शाहरुख, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। इंशाल्लाह आई लुक फॉरवर्ड एक ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन। अच्छा शाहरुख, पहले तो बहुत शुक्रिया, मुझे पता है आप छुट्टी पे आए हुए हैं इस वक्त नॉर्वे, और मुझे अंदाज़ा है कि आपने टाइम निकाल के मेरे लिए इसमें 1 घंटे का टाइम निकाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट फॉर दिस टाइम। और जनाब। थोड़ा सा अपना जर्नी से स्टार्ट करते हैं शाहरुख, क्योंकि मैंने देखा है कि आपने पाकिस्तान में, सऊदी अरब में और यूएई में स्पेशली बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है, और आपने जो काम किया ज़्यादातर लीडरशिप पोजीशन काम की है आपने एचआर के अंदर। आपका स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान और देन यू मूव टू यूएई। तो वो जर्नी थोड़ा सा हमें बताएं, किस तरह आपने ग्रोथ किया है। माशाल्लाह आपकी ग्रोथ एक एक आउटस्टैंडिंग किस्म की ग्रोथ है। मैंने आपको जान दूँ काफ़ी करीब से, और मैंने देखा कि आपने बहुत ही असिस्टेंट लेवल से स्टार्ट किया और आज आप माशाल्लाह चीफ पीपल ऑफिसर काम कर रहे हैं इन मार्टेन ऑफ फार्मास्यूटिकल पाकिस्तान। तो थोड़ा सा अपना जर्नी बताएं हमें, ताकि पता लगे कि हु इज़ शाहरुख मसूद। राइट जी। आई थिंक मेरी जर्नी जैसे आपने कहा कि इट स्टार्टेड वे बैक इन 1999 2000। सो तकरीबन 25वां साल है, 24 साल का सफ़र मुकम्मल हो चुका है। और बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही। और आई स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बेसिक ग्रास रूट लेवल। और आई थिंक जिस रोल में, जिस कंपनी में, जिस कंट्री में भी काम किया, उसके लिए इम्पोर्टेंट हमेशा ये था कि आइडिया वॉज के हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहें, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते रहें। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसको लगे कि ये नहीं करना चाहिए या लेवल का नहीं है या सो आई थिंक ये एक हमेशा से जो है ना एक अपना मेरा वे ऑफ वर्क के लिए आप रहा है। सो आई स्टार्टेड इन पाकिस्तान वे बैक इन 1999 2000 में। और मैंने एक कंसल्टिंग कंपनी में काम स्टार्ट किया था। और उसके दिस वाज बेसिकली एचआर कंसल्टिंग। और उस वक्त मैं साथ साथ अपना एमबीए भी कर रहा था। वो भी मेरा एचआर एंड मार्केटिंग में है। एंड तकरीबन 1.5-2 साल काम करने के बाद आई रियलाइज्ड कि कंसल्टिंग में यू शुड हैव समथिंग, आपका एक्सपीरियंस हो तो जाके मज़ा आता है। दिस इज़ वेयर यू कैन ऐड वैल्यू, क्योंकि वो वैल्यू एडिशन हमेशा से जो है ना वो मेरा एक स्लोगन रहा है, इफ आई कैन पुट इट दिस वे। तो वर्किंग लाइक 2.5 years रफली। और उसके बाद देन आई सेड कि नहीं, आई थिंक आई शुड मूव टू द अदर साइड ऑफ द टेबल, जिस तरह से भी आप कह रहे थे। और कंसल्टिंग इज समथिंग विच प्रॉब्ली आई शुड कम बैक अगर 15-20 साल का तजुर्बा हो जाए। एंड दिस इज़ वेयर इट वुड एड वैल्यू टू अदर्स। सो आई मूव फ्रॉम कंसल्टिंग। और फिर आई वर्कड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर इन पाकिस्तान फॉर अनदर 6 years, जिसके अंदर शुरू में मैंने फार्मास्यूटिकल में काम किया। और मेरा कुछ टाइम गेट्स फार्मा के साथ गुजरा। उसमें मैंने मल्टीपल रोल्स में काम किया एचआर के ही अंदर, जिसमें जर्नलिस्ट रोल्स भी किए। एंड देन
डेवलपमेंट साइड पे, पीपल डेवलपमेंट एंड टैलेंट डेवलपमेंट साइड पे रोल्स किए। एंड तो कुछ रफली 7 से 8 साल पाकिस्तान में काम करने के बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली टू वर्क इन मिडल ईस्ट और स्पेसिफिकली इन दुबई। और I think that was a game changer, and ओह that was with Reckitt Benckiser. It was a regional ओके role, Middle East Africa का role था, and I took that opportunity and moved to UAE in 2007 January, if I remember correctly. Um, I think उसके अंदर learning जो थी वो was immense. और इट वाज नॉट ओनली एचआर बट वहाँ जब आप मुल्क से बाहर निकलते हैं और मल्टीपल नेशनैलिटीज़ के साथ काम करते हैं, डिफरेंट लैंडस्केप पे, रूल्स एंड रेगुलेशंस कम्प्लीटली डिफरेंट, चैलेंजेस डिफरेंट, आपका जो कैनवस है वो इतना ब्रॉड हो जाता है कि अब आपका जो मुकाबला है वो सिर्फ पाकिस्तानी टैलेंट के साथ नहीं बल्कि ग्लोबल टैलेंट इंटरनेशनल होता है वो पूरा। इंटरनेशनल होता है। तो आपको अपने जो जो चीज़ें आप पोजेस करते हैं, जो आपके पास स्किल्स होते हैं, जो आपके पास स्ट्रेंथ्स होती हैं, वो फिर कंपैटिबल होनी चाहिए टू कम्पीट विद एनी अदर नेशनैलिटी इन द वर्ल्ड जो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम कर कर आए हुए हैं और एक तजुर्बा लेकर आए हैं। सो आई वर्क देयर फॉर फ्यू इयर्स एंड फिर एक और रोल में पहले मैंने कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स के रोल में काम किया, फिर जर्नलिस्ट एचआर के रोल में हेडिंग अफ्रीका मिडल ईस्ट का रोल किया। एंड आई थिंक उन 2 to 3 years की जो मेरा स्पैन था उसके अंदर जो हमने किताबों में पढ़ा था या जो चीज़ें बेसिक पाकिस्तान में सीखी थी, उससे बहुत ज़्यादा जो है वो एक एक्सपोजर की वजह से एक लर्निंग हुई। और उसी को आई थिंक आई चेरिश एंड यूज्ड ईयर ऑन ईयर आफ्टर दैट। रैकेट के साथ काम करने के बाद मुझे एक और रोल मिला। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँगा कि इसके बाद से जो मेरे रोल हैं ज़्यादातर वो ट्रांसफॉर्मेशन रोल्स हैं यूजली। और आई थिंक वो इट ऑल्सो कम्स बिकॉज ऑफ वो जो मेरे इनिशियल ईयर्स में मेरी एक जो एक्सपीरियंस था वो क्यों कंसल्टिंग का था। तो व्हेन आई से ट्रांसफॉर्मेशन रोल्स का मतलब ये है कि यूजली आई हैव ईदर डन transformation of HR from very basic level HR to developed HR practices, and या एक दो मैंने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ग्रीन फील्ड भी किए हैं, जिसका मैं भी आगे आपसे जिक्र करूँगा, जिसमें एक प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया एंड देन launched one of the very big projects in UAE, which was under Dubai Holdings, called Dubai Parks and Resorts. So developing theme parks, hotels, water parks. This was from the ground zero. So I think ये जो इस तरह के जो projects हैं, और इसके और रैकेट बेंगीजर के बीच में if I come back, तो I worked with Al Batha Group. उनका ओके भी यही था कि complete transformation. So a very big group with over 25 companies or 5,000 people. But they wanted to transform their HR, bring HR practices from the best companies and all. And this is where I worked with them for around 5 years and did a group level role for the home and personal care division, which were around 4 companies. Beach mein, I had a stint at Abbott in Pakistan as well for a few years. But again, the challenge in UAE took me back to UAE. और एबर्ट के रोल के बाद जिस रोल का मैं जिक्र कर रहा था, आई जॉइंड दुबई होल्डिंग्स फॉर देयर प्रोजेक्ट एंड वर्क देयर फॉर अनदर 5.5 years. दिस वाज वेयर कंप्लीटली एक नई इंडस्ट्री, बिकॉज मैंने रैकेट में काम किया तो वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स था. Albatha was also fast moving consumer ओह goods. So I got the opportunity to take the best practices from the similar industry. Getz and Abbott were pharmaceutical, completely different part of the world. When it comes to Dubai Parks and Resorts, so that was very, very interesting and very challenging as well. And एक दो दफ़ा तो मैं अपने आप से ही पूछ रहा था कि क्या ये करना चाहिए, क्या ये सही कर रहा हूँ.
बट आई थिंक क्योंकि वो शुरू से आदत थी कि ठीक है मोनोटनी नहीं होनी चाहिए, वैल्यू एडिशन कंटिन्यूस रहना चाहिए, लर्निंग रहनी चाहिए। और अगर एचआर के अंदर आप क्या कहते हैं नई इंडस्ट्री नहीं सीखेंगे तो थोड़ा सा ना चैलेंज कम होना शुरू हो जाता था। सो अच्छा, थीम पार्क इंडस्ट्री जो है इंटरेस्टिंगली एक इंडस्ट्री नहीं है अगर आप इसको देखें नदीम इसके अंदर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम एंट्रेंस, आपके पास पूरी गेस्ट रिलेशनशिप और वो एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का इसके अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। उसके अलावा व्हेन यू एंटर देन देयर इज अ लॉट ऑफ रिटेल, देयर इज फूड एंड हम्म। बेवरेज एंड नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स। तो ये within the theme parks there are different verticals, so I got डिफरेंट to वर्टिकल्स। learn at least four more industries हम्म। working in one theme park industry। और हमेशा बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल, जैसे आप शुरू में भी कह रहे थे कि सिर्फ एचआर को एज एचआर डिपार्टमेंट फंक्शन नहीं चलाना, ये देखना है कि हाउ कैन वी ऐड वैल्यू टू बिजनेस। इनफैक्ट इस थीम पार्क में तो आई हैड अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन विद द लीडरशिप टीम टू मेक एचआर एज अ रेवेन्यू सेंटर। हमने वाह। कहा ये एक बड़ा हमारा प्रॉब्लम रहता है कि हमें ना कॉस्ट सेंटर की बात की जाती है, और हमने उसमें कुछ हद तक करके दिखाया। इट्स अ सेपरेट स्टोरी कि इट वाज नॉट रीस्ट्रक्चर्ड इन अ प्रॉफिट सेंटर, बट हमने मल्टीपल एमएनसीज के लिए हमने जो है डे आउट्स, अवे डेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज मैंने अपनी टीम के साथ करके और उनको वो प्रोग्राम्स हमने सेल किए। और ना सिर्फ वो प्रोग्राम सेल किए बल्कि हमने उससे रेवेन्यू भी इस तरह जनरेट किए कि वो प्रोग्राम हमने अपने पार्क्स के अंदर किए। तो ओके। पार्क्स के अंदर टिकट्स भी सेल हुए, पार्क्स के अंदर फूड एंड बेवरेज भी सेल हुआ, रिटेल भी हुआ, और ऑन टॉप हमने अपनी कंसल्टिंग चार्जेस लिए उनसे। सो ये यूनिक प्रपोजिशन था अगेन, और ये उस चीज़ से अलाइन होता है जो मैं कहता हूँ कि जी वैल्यू एडिशन करें और बिजनेस को एचआर से आगे बढ़कर देखें, और तभी एचआर की ट्रू वैल्यू जो है ना वो बिजनेस को नज़र आएगी, वरना वो फिर हमको उसी तरह से कॉस्ट सेंटर ही कंसिडर करेंगे। सो अच्छा, एक चीज़ जो मैं नोट कर रहा हूँ शाहरुख, इसमें आपने कहा कि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन पे काफ़ी काम किया है। जी तो ट्रांसफॉर्मेशन की जब बात करते हैं तो जब भी आप जाते हैं एज ए एचआर किसी कंपनी में, आपका माइंडसेट क्या होता है? क्योंकि देखें, एचआर जाता है, उसका एक एक एरिया है एचआर का, हायरिंग फायरिंग, दिस इज जी उसके प्रोसेस है उसका एक एचआर का। उससे बाहर आने के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए, और एचआर की एक्सेप्टेबिलिटी कितनी आसान होती है दूसरे डिपार्टमेंट के लिए, कि अगर आप यू आर जंपिंग इनटू सप्लाई चेन, यू आर जंपिंग इनटू फाइनेंस, हाउ कंफर्टेबल दे आर टू ब्रिंग यू इन? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आई थिंक आपने किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन की नफ्स पकड़ी है। फॉर एग्जांपल, सो व्हेन यू एंटर एन ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ पर आइडिया ये है कि आपको एक कंप्लीट, अच्छा एचआर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जब वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने फंक्शन की भी करते हैं ना तो उसका इम्पैक्ट अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन जा, ठीक है। फाइनेंस है या आईटी ऑरिकल इम्प्लीमेंट कर रहा है तो वो लिमिटेड लोगों तक उसका इम्पैक्ट होता है, लेकिन हम्म। अगर मेरे फॉर एग्जांपल करंट ग्रुप में 4,000 लोग हैं, मेरी एक पॉलिसी 4,000 लोगों पर इम्पैक्ट करती है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बीइंग एन एचआर पर्सन। सो दो तीन चीज़ें जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। नंबर वन ये कि वेन एवर यू वॉक इन, ठीक है, आपकी एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि यू आर एक्सेप्टेड, यू आर वेलकम्ड, व्हाट यू आर गोइंग टू से इज सेकेंडरी, हम्म। ठीक है। तो लोगों का ट्रस्ट लेवल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो ट्रस्ट करेंगे, यू आर, सो वो ट्रस्ट क्यों करेंगे, दैट्स अनदर क्वेश्चन। अगर उनको इस सवाल का जवाब मिले कि जो एचआर एजेंडा रन कर रहा है उससे उनको क्या फ़ायदा हो सकता है, उनकी टीम को, उनके फंक्शन को, एंड एट ऑर्गेनाइजेशन एट लार्ज, अगर उनको इस चीज़ का आइडिया हो जाए, ठीक है, दिस इज़ वेयर द ओपननेस कम्स, हम्म। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप कहीं जाएं एक बड़ी नेचुरल टेंडेंसी है कि वी स्टार्ट सेइंग कि आज से पहले जो हो रहा था वो गलत था, ठीक है, सही। बहुत गैप था। आई टेक इट डिफरेंटली। मैं कहता हूँ जी जो आज से पहले हो रहा था वो हो सकता है उस वक्त के लिए ठीक था, शायद आज के लिए थोड़ा सा हमें डिफरेंट माइंडसेट चाहिए, डिफरेंट अप्रोच चाहिए, बेटर टूल्स चाहिए, बेटर टीम चाहिए, विच इज़ फाइन। क्योंकि हम चाहे अपना करियर देख लें,
कंट्री की डेवलपमेंट देख लें, दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज़ को देख लें, तो वो भी स्टेप बाय स्टेप ऊपर गए। तो इसी तरह से वी हैव टू एक्सेप्ट कि वट एवर वॉज हैपनिंग वॉज ओके, मे बी रेलिवेंट, रिक्वायर्ड दैट टाइम। हमारा जो फोकस है वो फ्यूचर पे होना चाहिए। तो पहले वील स्टॉप सेइंग कि पहले वाली चीज़ें गलत हो रही थी। सेकेंडली वी हैव टू शेयर विद पीपल कि इफ़ वी डू व्हाट वी आर डूइंग और इफ़ वी डू व्हाट वी आर ब्रॉट इन टू डू, सो उसमें उनका क्या फ़ायदा है और उनको किस तरह से बेनिफिट होगा। जब ये ट्रस्ट आ जाता है, ठीक है, दिस इज़ वेयर दे ओपन एंड दे स्टार्ट शेयरिंग कि जी कौन सी चीज़ें उनके ऐसे पॉइंट्स हैं, पेन पॉइंट्स हैं जहाँ पर चाहे वो पीपल skills, चाहे processes, चाहे tools, and this is where they start opening and they are then ready to listen and adapt to what we are going to say. So I think this is very important. I hope I've answered your question. नहीं, वेरी वैलिड, क्योंकि आई थिंक इट अप्लाइज ऑन फाइनेंस एज वेल। क्योंकि जब जो ये एक पार्टनरिंग का कॉन्सेप्ट आया ना इस वक्त पिछले 4-5 सालों में, वो इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। तो पार्टनरिंग इज़ नॉट ओनली इन फाइनेंस, पार्टनरिंग इन HR पार्टनर, सप्लाई चेन पार्टनर, they Yeah. are all about partnership. So it depending on your relationship management, your trust management, your negotiation skills, a lot of soft skills bring in when you start working on these kind of things, I think. So जी, interpersonal relationships is a term which I use very frequently within my team and within my organization. कि जो partnership है उसके अंदर we have to immediately start understanding and you know think for the solution together, right? एक बड़ा common चीज़ है again HR के ऊपर I have heard this a lot कि जी HR professionals start with a no, ठीक है, and I think all ये कंप्लेंट हर शेयर्ड सर्विस डिपार्टमेंट के ऊपर है। हर shared service के लिए हो सकती है, बिल्कुल। So when my team and I are having these conversations कि जी ये है and this is what is required, so my question is कि ठीक है, if it is a no, is there an alternate option? ठीक है, not exactly what they are asking, but ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम कर सकते हैं, हम कंप्लाइंट भी रहे पॉलिसी के हिसाब से, और जो प्रॉब्लम है जिस डिपार्टमेंट की जिसने रेस किया है उसको इफ़ नॉट 100% कैन वी सपोर्ट 60-70-80% एंड ब्रिंग हिम क्लोजर टू अ सोल्यूशन रादर देन स्ट्रेट नो। तो ये अगेन माइंडसेट है कि हम क्या ये सोच रहे हैं कि अगर हम इनको एक ऑल्टरनेट देंगे तो क्या हमें उसके लिए कुछ स्ट्रेच करना पड़ेगा, कुछ आउट ऑफ वे जाना पड़ेगा, तो इट्स बेटर टू से नो एंड बैक। ये दिस वॉन्ट वर्क, दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट पार्टनरशिप, दिस इज समथिंग जस्ट वर्किंग इन योर ओन डोमेन। लेकिन जब आप पार्टनरशिप की बात करते हैं, और उस सब के लिए आई थिंक और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि चाहे वो फाइनेंस हो, HR हो, IT हो, ऑल द इनेबलिंग फंक्शंस, उनकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग क्या है, ठीक है। अगर वो बिजनेस नहीं समझते तो वो ये चीज़ नहीं समझेंगे कि दूसरा पर्सन ऑन द अदर साइड व्हाई इज ही और शी आस्किंग फॉर दैट, ठीक है। और अगर वो नहीं होगा तो उसका क्या पॉसिबल ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियल, रेप्यूटेशन, व्हाटएवर, ठीक है। तो वो जो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ कमर्शियल की हद तक नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह इसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें मैं थोड़ा सा HR को हाईलाइट करूँगा, इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स, ठीक है। कि पहले आप बिजनेस समझेंगे, बिजनेस के बाद फिर आप उसका इम्पैक्ट एनालाइज करने के लिए नीड टू हैव गुड ग्रिप ऑन नंबर्स, गुड अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल स्किल्स। और अगर आपको डर लगता है P&L से और सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर होते हैं, और आप कहते हैं भाई ये HR वालों को जो है ना वो इससे डर लगता है, तो फिर वो HR वाले जो लोग हैं वो फिर बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकते। इवन आई थिंक लीडरशिप लेवल पे भी उनका सर्वाइवल मुश्किल है। वो एक फंक्शनल स्पेशलिस्ट लेवल पे आके एंड दे विल डाई डाउन ओवर देयर। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें मेरे लिए गोज हैंड इन हैंड, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग और नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, मेरी एक दफ़ा याद है आपसे पिछले दिनों बात हुई थी, तो आपने कहा था कि मैं किसी भी जगह पहुंच जाता हूँ, किसी क्लिनिक में पहुंच गया, किसी सेल्समैन के से मिलने चला गया, किसी जगह चला गया, तो वो भी एक है कि आपका एक अंदर से एक एक खुद भी इनिशिएटिव लेने का दिल करता है कि यार मैं ये करूं।
ऑल्दो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर जॉब, आप चाहें तो एक जगह रह के काम कर सकते हैं जहाँ मेरा एचआर डिपार्टमेंट है, मुझे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने देखा है कि आप किसी भी जगह जाके उस डिपार्टमेंट की हेल्प करते हैं, जाके उनसे बात करते हैं और उनको एंगेज कर लेते हैं एज इफ यू आर पार्ट ऑफ देयर टीम। बिल्कुल, आई थिंक ये अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल में अगर मैं हूँ तो मैं जब भी किसी फार्मेसी पे होऊंगा तो ये एक मेरा काइंड ऑफ अनसेड एसओपी है कि मेरी नज़र ज़रूर जाएगी शेल्फ पे। करंट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेटली सबसे ज़्यादा मेरा फोकस होता है कि कौन सी हमारी प्रोडक्ट्स हैं, डिस्प्ले कैसा हुआ हुआ है, जो मुझसे आगे 2-3 लोग हैं क्या उनकी प्रिस्क्रिप्शन में कोई हमारे प्रोडक्ट्स हैं। एंड अगर फॉर एग्जांपल कोई आके पूछता है कि जी मुझे अच्छा सा कोई विटामिन डी दे दें, पाकिस्तान में हर 95% लोगों का विटामिन डी लेवल कम होता है। ओ तो वो जो 30 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उसमें से फार्मासिस्ट कौन सा प्रोडक्ट है अपनी मर्जी से देता है, क्यों देता है, कौन से वर्ड यूज़ करता है, हमारे अगर प्रोडक्ट दिया है तो फाइन, नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। तो ये सारी इंक्विजिटिवनेस प्लस आई थिंक इस ये आई वुड से कि इसका डायरेक्टली ताल्लुक आई थिंक ओनरशिप से है। ओनरशिप। ये और चीज़ है जो कि आजकल आई वुड सजेस्ट टू प्रोफेशनल्स कि यू हैव टू टेक ओनरशिप ऑफ वॉट एवर यू डू और उसको अपने फंक्शन की हद तक ना रखें। हाँ बिकॉज ये कॉन्वर्जेशन का कल की कॉन्वर्जेशन का टॉपिक हो सकता है। आप अगर बिल्कुल। अपने कमर्शियल के डायरेक्टर से बात कर रहे हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं कि जी हमारे उसी विटामिन डी की अगर मैं एग्जांपल ले लूँ एंड ही वुड बी लाइक कि अच्छा एचआर का बंदा है बट ही वाज इंक्विजिटिव टू अंडरस्टैंड के कौन सा विटामिन दिया, क्यों दिया, और फिर आई वुड कम बैक एंड आस्क फ्यू क्वेश्चंस कि जी उसका मार्केट शेयर क्या है, व्हाट डू यू थिंक कि वो क्यों रिकमेंड किया। तो ये एक कॉमन लैंग्वेज हमारी और कमर्शियल की शुरू हो जाती है एंड ऑल ऑफ अ सडन वो रिस्पेक्ट लेवल के अच्छा ये इट्स मोर देन एच, इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस। तो सो अगर मैं समझूं एक्चुअली दिस इज 100% अ एम्प्लॉयर माइंडसेट। दो माइंड सेटिंग होता है, एम्प्लॉय माइंडसेट जिसमें वो अपनी जीडी पे काम करता है 9 to 5, एक होता है एम्प्लॉयर माइंडसेट जो वैल्यू क्रिएशन पे काम करता है अपनी भी और कंपनी के लिए भी। तो आपकी अप्रोच वो रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें अगर आप सिर्फ एम्प्लॉय माइंडसेट से काम करेंगे तो उसी एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ही ग्रो करेंगे। ग्रो करेंगे एक्जैक्टली। ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड कुछ परसेंटेजेस हैं, कहीं 8 कहीं 10 कहीं 12, यूएई में चले जाए तो 2-4% का वो एक इंक्रीमेंट लगता रहेगा, एक स्लो प्रोग्रेशन होगी। लेकिन अगर आप अपने कैरियर को स्टैंडर्ड लोगों के कैरियर से हटा के एक फास्ट ट्रैक पे लेके जाना चाहते हैं, एक कैरियर ट्रिजेक्टरी आपकी जो है वो दूसरों से डिफरेंट होनी चाहिए, और अगर आपका अपना ही एक प्लान है, एक 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 विजन है, तो वो फिर इस स्टैंडर्ड माइंडसेट से अचीव नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इफ यू हैव टू रीच that level, or I think this mindset has helped me a lot because हम्म। I was, I think, if I'm not wrong, 33-34 years of age when I first got the director level role with a multinational company in Pakistan, which is I think a decent age for someone to take this role. और आई थिंक या उसमें ये जो सारी चीज़ें भी हमने मेंशन करी हैं जिसके अंदर हमने बात करी, टेकिंग ओनरशिप, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, understanding the P&L, interpersonal relationships, doing more than just your function. ये सारी चीज़ों का combination है that helped me, I think, to get there. अच्छा शाहरुख, मैं थोड़ा सा एक पर्सन टच लूंगा आपके साथ इसके अंदर, क्योंकि आपने कहा कि मैं 33 ईयर्स की एज में डायरेक्टर बन गया था। नॉर्मली 33 की एज में इस तरह का माइंडसेट नहीं होता है कि आदमी इस तरह चीज़ों को देखना शुरू कर दे, वो माइंडसेट ही नहीं होता है। तो आपको शुरू में कोई मेंटरशिप ऐसी मिल गई थी जिसने आपकी आंखें खोल दी, ये माइंडसेट डेवलप कर दिया, या हाउ इट बिल्ड? क्योंकि ये एक प्रोसेस है ये भी, क्योंकि हमने भी उस माइंडसेट से गुजरे हैं और हमें बड़ा टाइम लगा है चीज़ों को समझने में। इसे कहते हैं कि आई ओपनर। तो Yeah, जिस एज में आपका आई ओपनर हो गया था, वो क्या सर्कमस्टांसिस थे? क्या कोई आपको लीडरशिप ऐसी मिल गई थी या कोई मेंटोर ऐसे मिल गए थे? I think it was a combination. So my earlier जो career था, let's say first 6 to 7, 8 years, उसमें तो I was like kind of making decisions on my own, और हम्म। I didn't had anyone, and especially अगर मैं अपनी क्लोज फैमिली में भी देखूं तो आई एम द एल्डेस्ट इन माय फैमिली, एंड देन आउटर सर्कल में भी, तो वहाँ पर भी कोई इतनी सपोर्ट नहीं थी। बट आप ये कह सकते हैं कि बस कुछ अच्छे डिसीजंस हो गए। ज़बरदस्त।
2006 में रफली, जब मुझे तकरीबन काम करते हुए 7 साल हो गए थे, आई थिंक दिस इज़ वेयर आई फाउंड समवन जिनके साथ फिर मैंने चीज़ें बाउंस ऑफ करनी शुरू करी। हम्म। और वो खुद बहुत ही डायनेमिक प्रोफेशनल है इस वक्त। वो एक और कंपनी के एमडी और सीईओ हैं। बट उस वक्त आई सॉ हिम मूविंग फ्रॉम फाइनेंस टू कमर्शियल, अच्छा। एंड जो उनकी वर्सटिलिटी थी, जो उनका वे ऑफ थिंकिंग था, तो आई स्टार्टेड हैविंग दी स्मॉल चैट्स एंड डायलॉग्स विद हिम कि किस तरह से वो सिचुएशंस को देखते हैं। और मैं अक्सर ऑब्जर्व कर रहा होता था किस सिचुएशन में, किस मीटिंग में कौन सा सवाल, और ट्राई हम्म। टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों किया, इसके पीछे क्या हो सकता था। एंड आई थिंक वो दिन है, और आज फ्रॉम 2007 ऑनवर्ड्स, तो आज तक मैं फिर उनसे वो चीज़ें डिस्कस बाउंस ऑफ करता हूँ। एंड आई थिंक इस तरह का कोई अगर आपको डिस्कशन के लिए कोई प्रोफेशनल मिल जाए तो दिस इज़ आई थिंक एक बहुत बड़ी ये नेमत है। ये गेम चेंजर होगा आपकी लाइफ के लिए भी, और इट्स नॉट ओनली योर लाइफ, आपकी फैमिली को भी बड़ा इम्पेक्ट करती हैं इस तरह के फैसले जो आप करते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि इट्स नॉट ओनली यू, एवरीबडी विल बी इम्पेक्टेड ऑन योर राइट डिसीजंस और योर रॉन्ग डिसीजंस एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बात बताऊं, कभी कभी आपको कैलकुलेटेड रिस्क भी लेना पड़ता है। एक लेना और पड़ता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा प्ले सेफ अगर आप देखें, कुछ लोग करते हैं कि जी ये भी कवर हो गया, ये भी कवर है, एवरीथिंग इज़ फाइन, मैं एम सॉर्टेड। जब मैंने एबट छोड़ी थी, एंड अब मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने क्रिटिक किया था कि फार्मा और एफएमसीजी में यू हैव वर्कड ऑल योर लाइफ, एबट का रोल मिल गया था, दिस इज़ अ रोल विच विल टेक यू टू ग्लोबल पोजीशंस, इसको 2-3 साल में कौन छोड़ता है। और मैंने उस वक्त वो दुबई होल्डिंग्स का रोल लिया था, क्योंकि मैंने सोचा कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ बी कम्प्लीटली न्यू, और इसकी लर्निंग होगी। इस तरह के भी कुछ डिसीजन लिए, इसमें भी बहुत ज़्यादा येस एंड नो था, बट आई थिंक वो कैलकुलेटेड रिस्क। बिकॉज एक और चीज़ जो मैं बहुत थॉरली बिलीव करता हूँ कि लर्निंग कभी वेस्ट नहीं होती, चाहे वो हम्म। आपकी थ्रू एजुकेशन हो, थ्रू एक्सपीरियंस हो, वट एवर इट इज़। And yes, I've come back to pharmaceutical after working 5.5 years in that industry. But I think it was an amazing experience, and a lot of fun. शुरू के टाइम बहुत मुश्किल था। मैं फार्मा से गया था, आई रिमेंबर एक डायरेक्टर्स मीटिंग के अंदर किसी से कॉन्वर्जेशन हो रही थी, एंड द गाय सेड, शाहरुख, you have come from making pills, you don't know anything about this industry, so I'll tell you later. And I was like, अच्छा ठीक है। And I think that took me to to a position where I took a challenge and I said, okay, इस इंडस्ट्री को तो घोल के पीना पड़ेगा। And excuse me, and 3 महीने बाद I think I was having a full technical conversation with that gentleman because he was our वाह। food and beverage director. The food and beverage director का की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मेरे पास वक्त नहीं थी कि रेस्टोरेंट्स कैसे चलते हैं, बैक एंड पे किचन्स में कैसे काम होता है, फ्रंट एंड में सर्विसेज में कैसे काम होता है, and all that. But I think 3 महीने के बाद we were talking in the same language, and till now we are now good friends. We have a lot of back and forth, बहुत सारी discussions हुए. But I think that is one more thing which I think has played a vital role in my career as well, taking calculated risks. अच्छा, आपकी लाइफ में बड़े जो है ना अप एंड डाउन मैंने देखे हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहे, फिर दुबई गए, फिर दुबई से आप पाकिस्तान आए, और फिर दुबई चले गए। ये किसी के लाइफ में नहीं होता है जो आपकी लाइफ में हुआ है। तो और फिर अभी आप इस वक्त पाकिस्तान आ गए। अभी आप इस वक्त बैठे पाकिस्तान में, तो क्या कल्चरल चेंजेस आपको नज़र आती हैं वर्किंग इन पाकिस्तान एंड वर्किंग इन मिडिल ईस्ट? So apparently it's very clear there are a lot of culture differences because you will get Um, international exposure, multicultural people you are sitting with. But in Pakistan you have different type of people, different type of politics, different type of mindset. So where do you feel more comfort when it comes to your professional life? ओके। अच्छा, यूए या मिडल ईस्ट मैंने कुछ असाइनमेंट सऊदी में भी किए हैं। आई आई फील कि जो पाकिस्तान का मार्केट है उसके अंदर जो, अब मैं बात करूँगा लोगों की भी, लीडरशिप टीम की भी, एंड इवन एंटरप्रेन्योर्स की। सो यूएई के अंदर जो लोग हैं, उनका बड़ा
शॉर्ट टर्म विजन है, ठीक है, हम्म बिकॉज दे नो दे आर देयर फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और पाकिस्तान में जो लोग हैं वो दे अंटिल दे लीव अब्रॉड, चाहे वो यूएस कनाडा थ्रू हम्म इमिग्रेशन या इवन मिडल ईस्ट के अंदर काम के लिए, all of them approach things that they are going to work here for long term. Entrepreneurs, business owners, they know कि this is their country, ये इनका business है, and it was going to go for generation to generation. तो वो जो mindset है, जो approach है, ठीक है, उसके अंदर बहुत वास्ट डिफरेंस है. When it comes to हम्म UAE, so you would find yes multiple जो है nationalities उधर काम कर रही हैं, बट आप देखें, और आप भी रफली वो 15 ईयर्स से मिडल ईस्ट में है, कि वहाँ पे लोगों की जो अप्रोच है वो उस वजह से थोड़ी सी इतने फार शॉर्ट टर्म होती साइटेड है, नहीं है, शॉर्ट टर्म होती है, इतने फार साइटेड नहीं है, और उनके डिसीजंस भी उसी तरह से होते हैं. सो सेविंग माइंडसेट होता है उनका काम करने का। सेविंग माइंडसेट होता है, उनके क्लियर फाइनेंशियल टारगेट्स हम्म होते हैं. वहां पर मैंने लोगों को कम एम्बिशियस देखा है, मोर हम्म फाइनेंशियली ड्रिवन होते हैं कि अच्छा ये करना है, ये सेविंग्स है, ये हम्म मुझे एसेट बिल्डिंग करनी है, दिस इज व्हाट आई हैव टू सेव फॉर माय किड्स हायर एजुकेशन. वो बड़े बहुत फाइनेंशियल ड्रिवन होते हैं. यहाँ पर हम्म इन पाकिस्तान भी होते हैं, बट स्टिल पाकिस्तान में कैरियर ग्रोथ और सारी चीज़ें प्लस वो ना, तो वो हैंड इन हैंड चल रही होती हैं. सो आई वर्कड आई थिंक ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम. मैंने तकरीबन 11-12 साल पाकिस्तान में काम किया, और इतना ही मैंने यूएई में काम किया है. सो in UAE, if you are at a good position, you can come in, you can work, you can earn, you can fulfill your dreams. But if you ask me कि शाहरुख enjoy कहाँ करते हैं काम, so it's Pakistan. और मैंने यूएई के अंदर एमएनसीज में भी काम किया है, और नेशनल कंपनीज में भी काम किया है, और लिस्टेड कंपनीज में भी काम किया है. तो ये मैं तीनों का आपको कंबाइंड वो बता रहा हूँ. एंड पाकिस्तान के अंदर भी आई वर्क फॉर 3 कंपनीज. इफ़ यू फाइंड अ राइट कंपनी इन पाकिस्तान, हम्म जहाँ पर आपको ऑटोनॉमी मिले, जहाँ पर यू कैन वर्क, जहाँ पर यू कैन हैव दैट राइट कल्चर to bring in the change, to bring in the best practices, nothing like. अच्छा, जब आप कहते हैं कल्चर, अच्छा कल्चर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड कल्चर? Okay, so culture जो है, it's basically how you are allowed to operate. ओके। ठीक है, क्या आपके एज एन एम्प्लॉय एट एनी लेवल, ठीक है, क्या आपके जहन में कोई सवाल है, कोई सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन है, क्या वो आप कर सकते हैं? फॉर हम्म एग्जांपल कोई चीज़ ऐसी शेयर हो रही है जिससे आप डिसएग्री करते हैं, तो क्या आप बगैर किसी खौफ के उस डिसएग्रीमेंट को प्रोफेशनली वॉइस कर कैसे सकते हैं? वॉइस कर सकते हैं? ठीक है, दिस तो ये कल्चर कोई एक चीज़ नहीं है, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है. सो आपकी कम्युनिकेशन कि आप कितनी फ्रीली कर सकते हैं, और ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, प्लस हाउ यू आर परसीव्ड, हाउ फॉर एग्जांपल जो कल्चर के भी अगर आप एलिमेंट्स कर लें, what is expected out of you, how organization takes care of you in terms of your development, your growth, when it comes to the family, and तो उनकी किस तरह की पॉलिसीज़ हैं. इसी तरह से फिर हम थोड़ा सा आजकल बहुत ज़्यादा फोकस DEI पे है, फॉर एग्जांपल डाइवर्सिटी, एक्विटी, इंक्लूजन. हम्म सो एक किसी लीडर की मैं आपसे बात शेयर करता हूँ. लास्ट ईयर की बात है, कॉन्फ्रेंस के अंदर. इट्स अ जायंट नेशनल कंपनी, नॉट एन मल्टीनेशनल, पाकिस्तान में. एंड उनके सीईओ ने कहा कि इफ़ फीमेल्स इन माय ऑर्गेनाइजेशन कैन freely laugh in their corridors, I ओह am confident that I have a good culture. ठीक है, तो यू आर यार नॉट जज्ड, फॉर एग्जाम्पल. यार के तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं. तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन है. और अगर एक और कॉन्वर्सेशन के अंदर मैंने एग्जांपल दिया था बहुत ही सिंप्लिसिटी के लिए, कि किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए आपको जो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, वो खाद, पानी, अच्छी मिट्टी, हवा. तो समझ लें उस पौधे के लिए तमाम चीज़ें उसका कल्चर. हम्म
इस तरह से एक प्रोफेशनल को जहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है वहाँ पर उसको एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, उसके लिए कम्युनिकेशन और जो तमाम चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी, आई थिंक ये सब कंबाइंड जो है वो बनाता है एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। आई और थिंक ये जो आपने एनालॉजी यूज़ की है प्लांट की, ये बड़ी वैलिड है। या तो पौधा ग्रो करता है या पौधा डेड हो जाता है, बीच एग्जैक्टली, की कोई चीज़ नहीं होती है। बिल्कुल। अगर आप किसी को ग्रो करने से रोक रहे हैं तो इट्स मीन यू आर ब्रिंगिंग हिम टूवर्ड्स डेथ एक्चुअली। सो दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ काम करती हैं अगर आप उसको सही तरह उसके कल्चर ना दें उसको। और जी हाँ, दिस इज द मेन रीजन आई थिंक पीपल डोंट लीव द कंपनी, आई थिंक दे लीव द मैनेजर्स, एंड दे मैनेजर लीव द हैज़ लॉट मैनेजर्स ऑफ, और दे लीव द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल। या सो मैनेजर का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है किसी भी कल्चर को। क्योंकि देखें आप एचआर का कल्चर एक डिपार्टमेंट में कैसे लाएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट का अपना एक चीफ होता है। तो आई थिंक एचआर का काम ये है कि वो उस कल्चर को पास ऑन करे चीफ तक, और चीफ की जिम्मेदारी ये है कि वो उस कल्चर को इम्प्लीमेंट करे अपनी डिपार्टमेंट के अंदर। आज इसके अंदर नदीम हम इसको अगर एक स्टेप और पीछे ले जाए कि वो जो कल्चर की जो कल्चर होता क्या, बेसिकली सेट ऑफ बिहेवियर्स है। ठीक हम्म। है, कि हम किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेंगे। ठीक है, क्या हम राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग हर सूरत में करेंगे, या हम कहेंगे कि नहीं जी ये मेरे लिए तो राइट है लेकिन उसके लिए हाँ, शायद ये रॉन्ग है। ठीक है, उसके लिए तो रॉन्ग है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, सो कमिंग बैक, अगर हम चीफ्स को या डिपार्टमेंटल हेड्स को हम इन्वॉल्व कर लें, जब हम इन बिहेवियर्स को क्राफ्ट कर रहे हैं, जब हम वो बता रहे हैं कि जी ये 6-8 चीज़ें हैं जो हम करेंगे, ये अनएक्सेप्टेबल चीज़ें हैं, दिस इज़ हाउ वी वुड ऑपरेट। तो अगर हम उनको उस वक्त ओनरशिप दे देंगे और उन चीज़ को उस वक्त इन लाइन कर लेंगे, तो ये काम और आसान हो जाएगा, और उस हम्म। वक्त हमें उनको बताना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो हमारे साथ कस्टोडियन होंगे उस कल्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक बड़ा सही। इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अक्सर करता हूँ कि जी कल्चर का बनाना, उसकी बिहेवियर्स और उसको इम्प्लीमेंट करना एचआर का काम नहीं है, सिर्फ एचआर का काम नहीं है। ठीक सही। है, एचआर उसकी डेवलपमेंट में आपको हेल्प करेगा, एंड उसके बाद पूरी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द सीईओ डाउन उस कल्चर हम्म। को इम्प्लीमेंट करना और उसको सेफगार्ड करना। बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस आते हैं जब आपको पता चलता है कि जी कल्चर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, या कोई फाइनेंशियल डिसीजन आता है, जब क्वालिटी का कोई अच्छा डिसीजन अच्छा, ये आता है। चीज़ मैं रिलेट कर सकता हूँ। एक मिसअंडरस्टैंडिंग फाइनेंस में भी ये है कि ऐसा लगता है कि इनकम स्टेटमेंट को मैनेज करना सिर्फ फाइनेंस का काम है। बिल्कुल गलत है। दिस इज ऑल अबाउट द टीम एक्चुअली। यू कैन नॉट मैनेज इनकम स्टेटमेंट। सिमिलरली अगर आप एचआर में आते हैं तो ये कल्चरल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट एवरीबडी। एग्री, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी वजह से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमारे जितने चीफ हैं और डायरेक्टर्स कह लें, जो हेड ऑफ फंक्शन है, उनकी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनके एनुअल वेरिएबल कॉम्पनसेशन से लिंक्ड है, वो टॉप लाइन है। हम्म। ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स अचीव करने पे या ना करने पे हमें बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। और सिर्फ सेल्स नहीं, बल्कि बॉटम लाइन भी। ठीक है, कि ठीक है सेल्स एट व्हाट कॉस्ट, तो जो हम्म। हम सॉल्यूशंस दे रहे हैं एचआर, क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, आपने टॉप लाइन अचीव करने के लिए सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया, अगर आपने एंड ऑफ द डे जो हमारी टारगेटेड बॉटम लाइन है वो अचीव नहीं किया, तो एंड ऑफ द डे इट्स बिजनेस। सही। ठीक है, तो अगर वो अचीव नहीं किया, तो हम लोगों का सारे जितने भी फंक्शनल हेड्स हैं, हम सबकी सक्सेस या हम सबकी जो अचीवमेंट है, एनुअल अचीवमेंट, वो लिंक्ड है एक बिग चंक 50% विद द सेल्स। तो जो आपने भी बात करी कि सिर्फ सेल्स का काम सेल्स करना नहीं है, सिर्फ फाइनेंस का काम नंबर्स मैनेज करना नहीं है, हम लोगों को भी उतना ही इम्पोर्टेंट है चिप इन करना, तभी एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी विल अचीव दैट ऑब्जेक्ट। एवरीबडी हैज़ टू कंट्रीब्यूट टू जनरेट द रेवेन्यू। बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा गियर चेंज करूंगा शाहरुख। अभी हमने काफ़ी चीज़ें बात की, कल्चर की, आपके कैरियर की। अब थोड़ा सा मैं आता हूँ जॉब मार्केट यूएई, क्योंकि आपका अच्छा खासा आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस वहाँ गुजरा है। 12-13 साल अपने वहाँ गुजारे हैं और आपने बड़ी की पोजीशन पे काम किया है। तो हमारे मुल्क के जो हालात हैं इस वक्त, हर बंदा चाहता है कि किसी तरह से पाकिस्तान से निकल जाए, मिडिल ईस्ट चले जाए, स्पेशली दुबई या सऊदी अरब। तो इस वक्त जो जॉब ढूंढने की अप्रोच है लोगों की, वो क्या होनी चाहिए? या मैं ये कह सकता हूँ कि क्या गलती कर रहे हैं वो, कि अगर कोई
हर बंदे का राइट है वो अपने हिसाब से जॉब ढूंढे जहाँ भी उसको कंफर्टेबल होता है अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के लिए। तो ज़ाहिर है मिडिल ईस्ट इज़ द नियरेस्ट ऑप्शन फ्रॉम पाकिस्तान। तो लोग क्या गलती कर रहे हैं या क्या आप एडवाइस करेंगे उनको जॉब ढूंढने के लिए? एज रिक्रूटर को कैसे अप्रोच किया जाए या लिंक्डइन को कैसे इस्तेमाल किया जाए जॉब ढूंढने में? व्हाट इज़ द राइट अप्रोच? राइट। सो नदीम, जो भी कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मेरा उससे, और जो मैंने लास्ट कुछ सालों में ऑब्जर्व किया है, उसकी बेसिस पे आई शेयर फ्यू थिंग्स, और इट मे बी रेलेवेंट टू मोस्ट ऑफ द पीपल, लेकिन देर इज़ नो राइट और रॉन्ग, बट आई थिंक आई वुड सजेस्ट फ्यू थिंग्स। सही है। अच्छा, थोड़े से ना हमें कुछ नंबर्स अगेन समझने पड़ेंगे बिफोर आई गेट इनटू, ताकि हम उसको रिलेट कर सकें वाई। यूएई, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, यूएई के अंदर जो लोकल्स यानी यूएई नेशनल्स की पॉपुलेशन है, इट यूजली वेरीज बिटवीन 9 to 11%, इसके बीच में रहता है। आई एम वॉचिंग दिस फॉर लास्ट 20 years, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 90% रफली, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम 90 और 10 कर लेते हैं, 90% एक्सपैट्स हैं। सही। ठीक है। जिस मुल्क में 90% एक्सपैट्स हैं, यानी कि उनको हर सूरत में ही लोग लाने हैं, काम करवाना है, और इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड कंट्री, आई वुड से, बिकॉज उनके पास हमारी कंट्री की तरह मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम्स और ग्रो द इंटरनल टैलेंट, वो 10-15 मल्टीनेशनल्स के अलावा बहुत ज़्यादा वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। नहीं होती हैं। ठीक है। सो जैसे हम चाहते हैं कि कल को हम कोई इलेक्ट्रॉनिक ख़रीद के लाएं, चाहे वो एक हमारा सेल फ़ोन हो या कोई एक लैपटॉप हो या एलईडी हो, हम उसको ख़रीद के लाएं, प्लग इन करें, और 10 मिनट बाद हमें जो उससे रिजल्ट चाहिए वो मिलना शुरू हो जाए। सही। ठीक है। एग्जैक्टली यही एम्प्लॉयर माइंडसेट है यूए के अंदर। ओके। ठीक है। सो दे वांट पीपल हु आर प्लग एंड प्ले। कोई प्रोबेशन ठीक है। पीरियड नहीं है? प्रोबेशन पीरियड भी कम है, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास सिखाने का टाइम नहीं है। ठीक है, प्रोबेशन में भी आप वैसे ही काम करें जैसे आप ये प्रोबेशन के आप बाद यूर करेंगे। एक्सपेक्टेड हम आपको लेकर आए आपकी कंट्री से, वो तो आपको यूं हाँ, देखते हैं ना, आपकी कंट्री से लाए, आपको वहाँ इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी जो हम दे रहे हैं, उतने अच्छे पैसे नहीं बिल्कुल मिल रहे थे जो हम बिल्कुल। दे रहे हैं। तो काम भी आज पहले दिन से करें, और बाकी सारे रूल्स रेगुलेशन और लॉज बुला के करें। ठीक है। अच्छा, ये मैं 80-20 रूल कर रहा हूँ, देयर कुड बी एन नंबर ऑफ कंपनीज जो इससे बहुत बेहतर कर रहे होंगे, लेकिन मैं एक बिग चंक की बात कर रहा हूँ। हम्म। तो आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि जी हम आपको सिखाएंगे नहीं, आप डे वन से आ रहे हैं, आप काम करते हुए आए हैं, और क्या कहते हैं, आप वैल्यू एडिशन डे वन से शुरू कर दें। अच्छा, इसके अंदर एक और ट्रेंड ये है कि ऑन वन हैंड वो आपको जो फ्रेश 2 years वाले लोग हैं, वो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम है, क्योंकि वो चाहते हैं कि थोड़े एक्सपीरियंस लोग आएँ। और 2 to 5 years वाले जो लोग हैं, यहाँ पे एक अच्छी इंडक्शन शुरू हो जाती है, जिनका इतना एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो फिर लेस कॉस्टली भी होता है। तो सही। ये एक और चैलेंज है। अम, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक फाइनेंस के मिड लेवल रोल की, ठीक है, वैसे एक एग्जांपल ले लिया, और उनको हायरिंग करनी है किसी भी नेशनल कंपनी में यूएई के अंदर, तो आपके पास मल्टीपल कंट्रीज से लोग हैं, नेशनैलिटीज से लोग हैं। पाकिस्तान के लोग कंपैरेटिवली थोड़े एक्सपेंसिव है। ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट है, हम जैसे पाकिस्तान में रहते हैं उस वो बेहतर वैसे ही हम वहाँ वहाँ रहना जाते हैं, चाहते हैं। वहाँ रहना चाहते हैं। तो अब हमारी जो क्यू है, या जो हमारा जो कंपटीशन है, उसके अंदर लेस एक्सपेंसिव लोग अवेलेबल हैं। ओ। ठीक है। और हम थोड़े से एक्सपेंसिव भी हैं। तो अब आप ये देखें कि हम हाउ डू वी प्लेस आवर सेल्फ, हम क्या यूएसपी ऑफर कर रहे हैं जो कोई और नहीं कर रहा, और अगर हम सिमिलर हैं, ठीक है, टू समवन हु इज कमिंग फ्रॉम इंडिया या श्रीलंका, या मैं भी एशियन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, या इवन फिलीपींस, अगर हम फार ईस्ट की तरफ चले जाएं, तो फिर वी हैव टू रीवैल्यूएट आवर सेल्फ कि या तो हम कोई वैल्यू ऐसी ऐड कर रहे हो, यूनिक स्किल लेकर आ रहे हो, और अगर हम मी टू हैं तो क्या हम कॉस्ट क्या कर रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा अब थोड़ा सा ट्रेंड बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है, और डिजिटल जो चैनल्स हैं उससे डेफिनेटली हायरिंग हो रही है, लेकिन सीनियर लेवल पे हायरिंग आई थिंक मैक्सिमम लिंक्डइन तक रह गई है। पहले बहुत सारे पोर्टल्स होते थे, मॉन्स्टर्स है, ओ। वो नौकरी है, और बहुत सारे इस तरह के .coms थे जिनके साथ होती थी, बट आई थिंक उसका भी इस वक्त यूजेज बहुत कम होता चला जा रहा है।
और लिंक्डइन के ऊपर हायरिंग आई थिंक इज हैपनिंग. हाउएवर एक और चीज़ ये है कि व्हेन यू क्रॉस 40 again in the same country, because when you cross 40 you are roughly having experience of more than 15 years, so it's more around 18 17 18 years experience, and you become expensive. ठीक है. एंड आपकी एजिलिटी भी थोड़ी सी डाउनवर्ड ट्रेंड पे आने लग जाती है इफ़ यू हैव नॉट रीच टू अ लीडरशिप लेवल. तो करेक्ट. फिर आपके लिए विंडो फिर कम होनी शुरू हो जाती है. तो आई थिंक द आइडियल एज टू वर्क इन यूएई इज बिटवीन 25 to 40. 25 स्टार्ट to 40. 25 to 40. अगर आप 40 के बाद सीनियर पोजीशंस पे चले गए हैं देन यू कैन कैरी ऑन. लेकिन अगर आप इस वक्त अभी मैनेजरियल पोजीशंस पे ही हैं और आप उस वक्त एंटर होना चाहते हैं तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट मार्केट. अगेन देर आर चांसेस, ऑफ कोर्स मैं 80-20 की बात कर रहा हूँ, बट जनरल रूल वुड बी के यंगर एज, लेस एक्सपेंसिव, मोर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द एम्प्लॉयर. दैट्स व्हाट यूजुअली एम्प्लॉयर. और अवेलेबिलिटी है. एक होता है ना कि जी अवेलेबिलिटी नहीं है. यस, थोड़े से स्किल्स जो है वो उसने आपको आपको जो सर्च है वो प्रोसेस थोड़ा सा कम्बरसम होता है क्योंकि लोग बहुत हैं, शायद क्वालिटी वाले उतने ना हो. But organization prefer to run that process and get people from that big pool at a reasonable price, if not economical. So I think लेकिन that is. लेकिन उस क्राउड के अंदर स्टैंड आउट कैसे हो, ये भी एक चैलेंज है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली जॉब सर्च कर रहे हैं और उनको मिल रही है, बगैर अप्लाई किए मिल रही है, क्योंकि दे आर पैसिव कैंडिडेट. एक्टिव कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है मार्केट में. आई थिंक 70-80% आर एक्टिव कैंडिडेट, और पैसिव कैंडिडेट वो हैं जिनको ऑटोमेटिकली एचआर खुद सर्च करता है और दे आर पार्ट ऑफ देयर इंजन एक्चुअली. सो बिल्कुल. स्टैंड आउट कैसे हो जॉब सर्च करने के लिए अगर इतना क्राउड हो चुका है वहाँ पे? देखें, I say something which is like, every individual is a brand. करेक्ट. ठीक है. एग्री. आप, मैं, whoever is there. और आई थिंक वो जो हम वो देखते हैं ना लिंक्डइन के ऊपर, देर आर everybody is almost every professional is existing on LinkedIn. लेकिन how are they holding their self, how are they introducing their self, how are they interacting, um, what content are they presenting, it plays a vital role. ठीक है. So on one hand I might be completely closed for any position, but the things I am doing, the way I'm interacting, the way I'm responding, the things I'm posting clearly shows, कि what am I, what हु यू value आर. I bring, what is am I involved in. मैं क्या चीज़ें कर रहा हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो दूसरों के लिए भी काम आ सकती हैं या उनके लिए यूजफुल हो सकती हैं. तो everything, every move, every comment, every like, dislike, अगर मैं सिर्फ अभी लिंक्डइन की बात करूँ, is monitored by people जो talent acquisition की जो experts हैं, they are definitely monitoring that very closely. So I suggest all the youngsters and even mid-career professionals how you present yourself as a brand in the market uh, determines what are you getting next, and also always it's a general thing that passive candidates who are not on a very active lookout are usually more in demand because of the quality they possess, right? So आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. इसके अलावा अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म से हट के बात करें फिर ऑन योर नेटवर्किंग. नेटवर्किंग. नेटवर्किंग इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और हम शायद नेटवर्किंग इज ऑल्सो, इट्स अ साइंस. इट्स नॉट कैन बी अ जस्ट गेम चेंजर completely. it can be a game changer and it's a science. It's not just you being there in an event or in a place where 20-30 professionals are and उसके बाद आप expect करें all of a sudden कि कुछ होने लगेगा. So if you are there again, what conversations are you holding? ठीक है, किससे क्या बात आप कर रहे हैं. एक जनरल ट्रेंड है कि आप नेटवर्किंग सेशंस में जाते हैं और उन्हीं लोगों के साथ गपशप करके कॉफ़ी पी के वापस आ जाते हैं जिनको आप सालों से जानते हैं. एग्जैक्टली. इससे अच्छा आप ना जाए. ना जाए. इससे अच्छा आप ना जाए बिकॉज उनके साथ कॉन्वर्जेशन करके व्हाट वैल्यू आर यू ड्राइविंग? नथिंग.
मैं फॉर एग्जांपल अगर किसी इस तरह की उसमें जाऊं तो आई वुड इनिशियल डेज में एक्चुअली दैट वाज माय टारगेट. आई यूज टू हैव टारगेट ऑफ 3 new people एवरी नेटवर्किंग सेशन. एवरी ज़रूरी नहीं है कि आप 10 15 20 कार्ड्स लेकर आए और सही 20 लोगों से सलाम दुआ करें. आई थिंक 1 2 3 से करें, लेकिन क्रिएट अ लास्टिंग इम्प्रेशन. ठीक है, हैव द मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन. आई वुड share an example of how I got the job at Reckitt. It was out of one networking event. It was a conference, HR conference, and I was sitting with someone from Reckitt on the table. And 2 दिन की वो कॉन्फ्रेंस थी, उसमें से एक दिन मैं उनके साथ बैठा था. एंड थ्रू आउट द डे वी हैड एन नंबर ऑफ डिस्कशंस. कभी छोटे कोई ग्रुप एक्सरसाइजेज होती थी तो आई यूज टू बी पार्ट ऑफ इट. जर्नल क्वेश्चंस अगर कुछ 1 2 दफ़ा थे तो आई हार्ड. एंड आई थिंक आई डेंट रियलाइज बट दैट सीजन्ड HR प्रोफेशनल just made a kind of a note in his mind or whatever. And all of a sudden कोई 2 महीने बाद मुझे कॉल आती है उन्हीं की तरफ से कि let's have coffee together. अच्छा 2 महीने बाद 2 महीने बाद. एंड मैंने कहा what is it about? एंड उन्होंने कहा जी I have a role in Pakistan. एंड मैं गया उनके साथ कॉफ़ी पी, शुक्रिया किया उनका, लेकिन उनको मैंने बताया कि जी आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी रोल इन पाकिस्तान. कोई इंटरनेशनल असाइनमेंट हो कभी तो डू शेयर. और नेक्स्ट कॉल मुझे 12 महीने बाद आती है फॉर इंटरनेशनल असाइनमेंट. वेरी सो गुड आई थिंक वो जो नेटवर्किंग है उसका जो वे ऑफ नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड क्रिएटिंग लास्टिंग इम्प्रेशन इज अ की के नंबर या क्वांटिटी डजंट काउंट, द क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्जेशन काउंट्स. बिल्कुल. अच्छा मेरे साथ भी हुआ एक दफ़ा, क्योंकि मैं लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव हूँ, तो मैं ज़रा फाइनेंस पे FP&A में बात करता हूँ. जो मेरी करंट जॉब चल रही है शाहरुख, मेरा बॉस मेरा फॉलोअर था, तो अचानक उसने मैसेज किया सर हमारे साथ काम करोगे? मैंने कहा मेरे पास टेलीकॉम का एक्सपीरियंस नहीं है. क्या सीख जाओगे, उसमें क्या है, 6 महीने बिल्कुल लगेंगे सीखने में तुम्हें, लेकिन तुम्हारे पास जो एक्सपीरियंस है वो हमें चाहिए. तो इस लास्ट 2 जॉब मेरी भी विदाउट एनी फॉर्मल इंटरव्यू हुई हैं, और दैट इज़ एक्चुअली गेम चेंजर. और नेटवर्किंग आई थिंक इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. इट विल जी. नॉट गिव यू रिजल्ट फॉर शॉर्ट टर्म. इट्स ROI इज़ वेरी हाई, बट इट टेक्स सम टाइम. बिल्कुल. और देखें नेटवर्किंग सिर्फ जॉब के लिए नहीं होती. ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी मूव फॉर few years since I've taken this role, लेकिन I'm very active in my HR fraternity because बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर आपने पिक करनी है, अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, अब टाइम नहीं है कि आप जाएं कोई सर्वे करें और सारी चीज़ें. सो आई वुड जस्ट पिक अ फ़ोन कॉल 4 5 HR डायरेक्टर्स, कुछ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, क्या प्रैक्टिस चल रही है, व्हाट इज़ द बेस्ट, व्हाट इज़ देयर ऑर्गेनाइजेशन डूइंग इट. अगर आपकी नेटवर्किंग नहीं है, अगर आप लेफ्ट राइट अपने लीडरशिप में HR के लोगों को नहीं जानते, हाउ वुड यू गेट ऑल दीज थिंग्स. एंड इट्स नॉट वन वे. यू ऑल्सो गेट दीज क्वेरीज, आप भी उनको हेल्प करते हैं. तो वो टाइम चेंज हो गया है जब HR बहुत कॉन्फिडेंशियल स्टाइल के अंदर हमारी पॉलिसीज, हमारा डाटा, ठीक है, वो ऑफ कोर्स देयर आर थिंग्स विच आर कॉन्फिडेंशियल, बट पॉलिसीज प्रैक्टिसेस आर नो मोर कॉन्फिडेंशियल. ठीक तो है. स्ट्रेटजी लिंक्डइन पे नज़र आती हैं कंपनीज की, वो अनाउंस करती हैं कि हम एग्जैक्टली. क्या कल्चर फॉलो कर रहे हैं, कौन हमारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कौन कस्टमर हैं, उनके साथ हमारी क्या डील्स हैं. नथिंग इज हिडन नाउ. बिल्कुल. बिल्कुल. और हर ऑर्गेनाइजेशन यूनिक है. आप उससे इंस्पिरेशन तो ले सकते हैं, लेकिन आप कोई चीज़ उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते. सो आई थिंक इट्स द टाइम वेयर आप नेटवर्किंग के थ्रू वैल्यू क्रिएशन भी कर रहे होते हैं. नेटवर्किंग के थ्रू आप जो है वो मल्टीपल लोगों से बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सकते हैं और उनसे भी उनकी चीज़ें उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं. सो नेटवर्किंग आई थिंक वो एक बड़ी अब कॉमन बात हो गई कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ. वो बात सही है, क्योंकि बिल्कुल सही है. इट्स डेफिनेटली मोर देन जस्ट फॉर गेटिंग जॉब्स. या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपके बिजनेस को कर सकती हैं बिकॉज ऑफ योर नेटवर्क. अच्छा मैंने देखा है आपकी जो एक्टिविटी होती हैं जॉब के अलावा भी, सोशल एक्टिविटी काफ़ी, वो भी टूवर्ड्स नेटवर्किंग होती हैं, जिसमें आपका गोल्फ का एक एक्टिविटी चल रही होती है साथ में आई थिंक, और आपके डिफरेंट इवेंट मैनेजमेंट भी चल रहे होते हैं. कहीं ना कहीं आप एज अ स्पीकर जाते हैं, तो दैट प्ले अ बिग रोल इन योर लाइफ. क्योंकि आपकी नेटवर्किंग सिर्फ ऑफिस आवर्स में नहीं होती है. यू हैव टू बी सोशल, यू हैव टू बी गिविंग माइंड सेट,
सो दैट ऑल थिंग्स मैटर्स। अब आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टच किया, तो दो चीज़ों को आपने टच किया इसमें। फॉर एग्जांपल गोल्फ, यस गोल्फ इज़ समथिंग विच आई प्ले टू रिलैक्स, एंड ऑफ कोर्स उसके अंदर यू टेंड टू मेक यू नो मीट न्यू पीपल एंड मेक न्यू फ्रेंड्स एंड ऑल, विच इज़ वन। बट जो चीज़ मैं डेलिबरेटली करता हूँ इज समथिंग विच इज़ बीइंग यू नो ओपन to participate in different events, be as a panel, guest speaker, judge, different चीज़ों में, because this is a way of giving back to the society। ठीक है, बिल्कुल। इसी इंडस्ट्री से, इसी कंट्री से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त हैं और कुछ अनफॉर्चुनेटली हैव पास्ड अवे, तो उनसे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। और अगर हम ये पास ऑन नहीं करेंगे तो ये एक साइकिल है जो टूट जाएगी। सो आई थिंक हर लेवल पे, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, देयर इज़ ऑलवेज अ वे टू गिव बैक, और ये चीज़ हमें करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अगेन समथिंग विच वी कैन ऐड वैल्यू टू अदर्स हु आर स्टार्टिंग देयर कैरियर्स, मिड कैरियर्स में हैं। और अगर आज हम उनकी हेल्प करेंगे इसी तरह से जिस तरह 20 साल बिल्कुल। पहले किसी ने हमारी हेल्प करी थी, हमें सजेस्ट किया था, रिकमेंड किया था, क्वेश्चन किया था, तो आई थिंक इट्स अ साइकिल विच शुड कंटिन्यू। शाहरुख, बहुत मज़ा आ रहा है बात करने में। आपको अंदाज़ा नहीं है कि 1 घंटा हमारा पूरा हो चुका है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं डिस्कस भी करना चाह रहा था। मेरा आखिरी सवाल ये है शाहरुख, उसके बाद हम इसको रैप अप करेंगे, कि अगर कोई शख्स यूएई में मूव करना चाहता है एज ऑफ टुडे 2025, तो जो वहाँ पे एक महंगाई हो चुकी है, या जो वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट चल रहा है इस वक्त, मिनिमम सैलरी कोई बंदा वहाँ रहना चाहे अपनी फैमिली के साथ, 2 बच्चों के साथ, इंक्लूडिंग स्कूलिंग एंड एवरीथिंग, एक कितनी सैलरी में होनी चाहिए इस वक्त रहने के लिए? नदीम, ये बहुत ओपन सवाल है, इन द सेंस के इट रियली डिपेंड्स कि आप जहाँ से जा रहे हैं, आप पाकिस्तान में आप कराची से जा रहे हैं या किसी मिड टियर टाउन से जा रहे हैं, या यू नो, नंबर वन। नंबर टू, उस शहर में भी आपका वे ऑफ लिविंग क्या है। करेक्ट। ठीक है, क्या आपके बच्चे ऐसे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं जिनकी 50-60 हज़ार रुपए महीने की फी क्या है। आप IKEA जाते हैं, होम सेंटर जाते हैं, या इस तरह की जगह पे वो जाते वहाँ पे आप कहाँ जाएंगे हैं? एग्जैक्टली, ठीक है। एवरीथिंग और मैटर्स। पाकिस्तान में रहते हुए आप क्या करें, क्योंकि होता ये है हाँ, कि आप जब पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं ना, तो आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि आप उससे बेहतर जा रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, आपकी क्वालिटी ऑफ लिविंग बेहतर होगी। ठीक है, तो नथिंग अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर प्लेस वे यू लिव, लेकिन आप कहते हैं कि जी इससे तो बेहतर होगी। अब अगर, सो व्हेन आई प्रॉब्ली मूव टू यूएई इन 2007, और आज जो आपने एग्जांपल दिया 2 बेडरूम अपार्टमेंट या दो, टू विथ 2 किड्स, तो आप यूजली 1 to 2 बेडरूम अपार्टमेंट देखते हैं। तो अगर उस वक्त मैं आपको ये कहूँ कि ओके लेवल टू स्टार्ट वाज 15,000 dirhams, सो आज इट शुड नॉट बी एनीथिंग लेस देन 25,000 dirhams। ओके। ठीक है, लेकिन देयर वुड बी पीपल हु वुड से कि शाहरुख, अभी आपने कहा था हम एक्सपेंसिव हैं, हम तो आज भी 15,000 में जाने के लिए तैयार है, तो आप आज भी 15,000 में रह सकते हैं। रह सकते हैं। ये, बट बहुत सारी चीज़ें आपको ऑल्टर करनी पड़ेंगी। हो हम्म। सकता है आप 2 की जगह 1 बेडरूम में रह रहे हो सकता है आप आधे घंटे ऑफिस ड्राइव करने की जगह 1.5 घंटे ऑफिस ड्राइव कर रहे हो। मैं एरियाज का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हम्म। यू हैव टू पिक द प्लेसेस वेयर यू विल लिव, यू हैव टू सी के आपकी जॉब कहाँ पर है, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, एंड सो ऑन। हम्म। मेट्रो से आप सफ़र करेंगे, या आप एक घर की गाड़ी रखेंगे, या आप कहेंगे नहीं जी मैं तो कराची में, मेरे पास तो गाड़ी ड्राइवर फैमिली के लिए भी था। तो ये सही। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कंबाइन आपको वो करते हैं, बट विद द एक्सपेंसेस, विद द टैक्सेस कमिंग इन, एंड जो इन्फ्लेशन रही है लास्ट 3 साल में, number has gone up. So anything less than 20,000 for a family of 2 kids and a couple, which is 4, will be very, very difficult. However, if अंडरस्टैंड, you मेक can सेंस। compromise, you can. अच्छा, क्योंकि आप HR के आदमी हैं, तो मेरा एक सवाल और बन रहा है इस वक्त। आई एम सॉरी मैं जी जी, एक और पूछे जहन में आया कि पूछे। अब HR के लोग लिंक्डइन पे जो लोग लगाते हैं एक टाइटल, ओपन टू वर्क, इन देयर प्रोफाइल, हाउ डू यू परसीव, हाउ डू यू सी दिस काइंड ऑफ प्रोफाइल? Is Okay. it helping candidate to put their title open to work, or it doesn't help? अच्छा देखिए नदीम,
वर्किंग इन HR फॉर 20-25 ईयर्स इतनी चेंजेस आई हैं, ठीक है, और हमें एज HR प्रोफेशनल्स भी बहुत अपने आप को टाइम के साथ चेंज करना पड़ता है, ठीक है। एक टाइम था जब लोग अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं लिखते थे, कॉन्फिडेंशियल लिखते थे, बिल्कुल। ठीक है। चाहे वो इवन लिंक्डइन में आज भी कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन की जगह कॉन्फिडेंशियल लिखे हुए होते हैं उन्होंने। आज से 10-15 साल पहले अगर आप चले जाएं तो ले ऑफ बहुत कम होते थे, और लोग उसको बहुत एक ऐसा समझते थे कि करियर पे वो एक बड़ा दाग है, बहुत बड़ा। डेंट पड़ गया। इट्स वेरी कॉमन नाउ, नाउ इज कॉमन। ठीक है। हम और आप देख Especially चुके हैं शायद ये एक्सपीरियंस। जो मिडल ईस्ट में जिसने काम किया हुआ है उसमें हाँ, से बिग चंक है सीन कि जी वो जो मैंने आपको पहले बात करी थी कि जी दे वांट प्लग एंड प्ले। जहाँ उनको लगा कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, रिड्यूस। जहाँ उनको लगा कि जी कोई रिप्लेस हो सकता है थोड़ी सी, सो अब व्हेन यू आर सेइंग ओपन टू वर्क एज अ बैनर लोग ने डिस्प्ले किया होता है, आई थिंक दैट इज फाइन। दैट इट इज ओके। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कि जी हु इज ओपन, and we can always have a conversation to understand कि if the person is not working for last couple of months, break है। important ये है कि what conversation do we have and what जो conversation होती है उसमें जो reason of that, अगर break है या lay off है वो क्या है, and if you can get a solid ref check done and the person is possessing the skills you are looking for, then there is no harm, and I think it eases for the recruiters to see कि the person is open, which means definitely we can have a conversation around the role. I think we are done, Shahrukh. Thank you so much for all the discussion we have done, starting Great from your conversation, journey. बड़ा मजा आया। यार And I मुझे भी think बड़ा मज़ा आ रहा है, और मुझे लग रहा था कि हम एक पॉडकास्ट और कर सकते हैं इस टॉपिक पे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, क्योंकि अभी तो ऐसी डिस्कशन हमने की नहीं है जो लोग सुनना भी चाहते हैं बहुत ज़्यादा। ये तो हमने थोड़ा सा उसको एक टच किया है। लेकिन अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। स्टिल यू आर ऑन most वेकेशन, welcome। और आई अगर थिंक दूसरी भी करनी पड़ी तो we are definitely there and happy to be part of it. इंशाल्लाह आप अपनी वेकेशन को एंजॉय करें, और थैंक यू सो मच फॉर दिस स्पेशल पॉडकास्ट। और इंशाल्लाह लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ इस पॉडकास्ट से। और शाहरुख का एक्सपीरियंस, अगर आप जाएं इनकी प्रोफाइल पे, यू विल सी दैट हु इज़ शाहरुख। हमने उनको कहीं कुछ भी डिस्कस नहीं किया जो शाहरुख हैं इस वक्त, क्योंकि मैं शाहरुख को पर्सनली जानता हूँ। सो द वे Thank ही you. इज़ वर्किंग इन हिज कंपनी इज़ आउटस्टैंडिंग। सो अगेन थैंक यू शाहरुख फॉर योर टाइम, Big एंड pleasure आई थिंक once विश यू again, ऑल द and बेस्ट। I am available for anyone who has any question, can drop me a message and I'll try my best कि उसको I can respond to तो हम ये it. करेंगे, आपका लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है वो मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो लोग आपसे कनेक्ट होना चाहें, कोई क्वेश्चन है, सो दैट कैन बी ओके फॉर यू, आई थिंक। जी जी, that's fine with me. चलें, थैंक यू सो मच शाहरुख, ख्याल रखें, और All right, thank you. मुलाकात होगी फिर। ज़रूर, अल्लाह thank हाफ़िज़ you. जी। अल्लाह हाफ़िज़।